इस कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के घने रहस्यमय जंगलों से, जहां प्रकृति सुंदर भी है और निर्दयी भी। इन्हीं पहाड़ियों, घाटियों और अंधेरी हरियाली के बीच जन्म लेता है एक ऐसा शिकारी जिसका आतंक कई गांवों में फैल जाता है। ये कहानी है उम्बल मेरू के उस रहस्यमयी नरभक्षी की, जो बिना आहट आता है और पीछे छोड़ जाता है केवल सन्नाटा। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये रोमांचक वृत्तांत लिया गया है पुस्तक 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग से। आइए प्रवेश करते हैं जंगल के उस संसार में जहां हर छाया में छिपा है खतरा और हर कदम पर मौत की आहट। जंगल की सुनहरी भूरी घास, जिसे पहले वर्षा ने नर्म किया और फिर दोपहर की निर्दयी धूप ने जलाकर सुखा दिया, उन ढलानदार पहाड़ियों के किनारों को ढकती है जो इस वनाच्छादित भूभाग के इस कोने में मानो बेतरतीब ढंग से उठ खड़ी हों। प्रत्येक पहाड़ी के आधार पर संकरी तीखी भाटियां बनी हैं, जिन्हें सदियों से उन वर्षाओं ने गढ़ा है, जो ऊंची ढलानों से टकराकर उफनती कीचड़ भरी धाराओं के रूप में जंगल से ढकी ढलानों से नीचे घाटियों में उतरती रही हैं, जहां मिलकर वे अंततः छोटी कल्याणी नदी की उत्तर पूर्वी शाखा बनाती हैं। ये छोटी घाटियां घने झाड़ झंकाड़ से भरी हैं, केन, बांस, लैंटाना और चिपककर लिपटने वाली किलर लता, जिसने सचमुच अपना नाम कमाया है। वर्षों पहले कोई छोटा पक्षी इसके कुछ भूरे फलों को खाकर किसी पत्तेदार डाल पर बैठा होगा। फलों का गूदा शीघ्र ही पच गया और उस छोटे पक्षी ने अपचित बीज बाहर निकाल दिए। ऐसा ही एक बीज उस विशाल वृक्ष के नीचे गिरा होगा जिस पर वो बैठा था। फिर वर्षा आई और वो छोटा बीज अंकुरित हुआ और एक नन्हा किलर जन्मा। शुरू में आपकी छोटी उंगली के नाखून से बड़ा नहीं, परंतु ये अंकुर तेजी से बढ़ता है और 1 महीने में अपनी लताएं निकाल देता है, जिससे पहली बार ये स्पष्ट होता है कि ये एक ऐसा पौधा है जो रेंगकर अन्य पौधों और वृक्षों पर अपना भार टिकाता है। ये बढ़ता ही जाता है और पहले वर्ष के अंत तक संभवतः उस विशाल वृक्ष का 1/3 भाग चढ़ चुका होता है, पर इसका तना अभी भी आपकी मध्य उंगली से अधिक मोटा नहीं होता। 2 वर्षों के भीतर वो वृक्ष की चोटी तक पहुंच जाता है, जहां से उसकी लताएं लालच भरे ढंग से पड़ोसी वन विशालों की ओर फैलती हैं, जो संभवतः अपने आश्रयदाता वृक्ष की तरह 2 या 3 शताब्दियों पुराने होते हैं। और अब इस लता का तना आपकी कलाई जितना मोटा हो चुका होता है। वर्ष बीतते जाते हैं और ये लता उस पुराने वृक्ष को पूरी तरह ढक और जकड़ लेती है, जो उसे सहारा देता है। तना, जो पहले आपकी उंगली जितना और फिर आपकी कलाई जितना था, अब आपके शरीर जितना मोटा हो जाता है। उसका भार अत्यंत भारी है। वो अपने आश्रयदाता के तने और शाखाओं के चारों ओर और कसकर लिपट जाती है, नरम भारी छाल को भेद कर लकड़ी के हृदय तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे, अनिवार्य रूप से, वो अपने आश्रयदाता को गला घोंटकर मार डालती है। वर्षों बाद फिर वर्षा और तूफान आते हैं, संभवतः उसी जैसी किसी रात में जिस रात किलर का जन्म हुआ था। वो महान पुराना वृक्ष, जिसने उस निर्दोष दिखने वाले हत्यारे को आश्रय दिया था, धरती पर गिर पड़ता है। उस शिशु द्वारा निगला गया जिसे उसने कभी शरण दी थी। गिरे हुए अवशेषों के बीच से किलर की लताएं लालच से पड़ोसी वृक्षों के तनों की ओर बढ़ती हैं, ताकि वही भयावह कथा बार बार दोहराई जा सके और वो अपना किलर नाम फिर अर्जित करे। संकरी घाटियों में भारी झाड़ झंकाड़ के कारण मनुष्य के लिए भीतर प्रवेश असंभव है और किसी भी आकार के पशु के लिए लगभग असंभव। ये कृंतकों और ऐसे ही छोटे जीवों का घर है और उन पर निर्भर अनेक सर्प प्रजातियों का भी। वहाँ हमेशा हरियाली रहती है, चाहे गर्मियों के सबसे शुष्क महीने हों और उष्णकटिबंधीय सूर्य सबसे प्रखर क्यों ना हो। आसपास की पहाड़ियों का भार मानो धरती से नमी निचोड़कर उलझी हरियाली में कीचड़ भरा दलदल बना देता है, जहां झींगुर दिन भर चहचहाते रहते हैं और स्थायी धुंधलापन छाया रहता है। सूर्य की कोई किरण उस हरित छत्र को भेद नहीं पाती। अंकुरित होने और ऊपर उठने में एक क्षण की भी देर प्रार्थ है कि पड़ोसी झाड़ी, लता या पौधा अवसर छीन लेगा और पीछे रहने वाला सदा की छाया और अंततः सड़न और क्षय की मृत्यु के लिए अभिशप्त होगा। परंतु घाटियों के ऊपर पहाड़ियों की ढलानों पर दृश्य भिन्न है। वहां सूर्य निर्दयता से तपता है और गर्मियों में पेड़ों की पत्तियां सूखकर भूमि पर गिर जाती हैं और पृथ्वी पर सरसराता कालीन बना देती हैं, जब तक कि वर्षा उन्हें सड़ाकर उस मिट्टी में न बदल दे जो उन्हीं वृक्षों को पोषण देती है जिनसे वो गिरी थीं। पहाड़ियों पर और ऊपर वातावरण ठंडा और अधिक पथरीला है। बिखरी बट्टों, लाइकीन और मॉस का क्षेत्र, जहां ऑर्किड तनों और शाखाओं से लटकते हैं, और बड़ा नीले काले बख्शी,
जिसे विस्लिंग स्कूल बॉय कहा जाता है, अपनी अद्भुत भटकती तरंगित धुनों से सुनने वाले को मोहित कर देता है, हर बार लगभग नई धुन के साथ। मेरी कहानी दोपहर के थोड़े समय बाद आरंभ होती है और विस्लिंग स्कूल बॉय अन्य अधिकांश पक्षियों और लगभग सभी छोटे बड़े जानवरों के साथ एक छायादार चट्टान के नीचे अपनी दोपहर की विश्रांति ले रहा है, जो क्रिस्टल सी स्वच्छ बर्फ सी ठंडी जलधारा को देखती है, जो एक झुकी हुई चट्टान की दीवार के तल में एक दरार से रिसती है। हवा का एक झोंका तक महसूस नहीं होता और वृक्षों की टहनियां और ऊंची घास के कांटेदार डंठल स्थिर हैं। इस दोपहर के समय अजीब सी शांति है। झींगुर भी मौन है और आसपास कोई पत्ता तक नहीं हिलता, मानो समूची दुनिया गहरी जड़ता में डूब गई हो। कुछ समय बाद एक मंद ध्वनि सुनाई देती है, जो धारा के जल के कोमल गुंजन से ऊपर उठकर सुनाई देती है, जब वो चिकने मौस हरे फिसलने वाले पत्थरों पर बहती है जो उसका तल बनाते हैं। ये एक टुक टुक रुक रुक कर आने वाली ध्वनि है, किसी के खोदने की आवाज है, और ये नाले के पार लगभग 50 गज की दूरी से आ रही है। वहां एक मानव आकृति दिखाई देती है, जो अपने पंजों पर बैठी हुई और धारा के किनारों पर प्रचुर मात्रा में उगने वाली एलिफेंट ईयर लिली की विशाल पत्तियों के बीच लगभग दृष्टि से ओझल हो जाती है। केवल उस व्यक्ति की झटकेदार हरकतें, जब वो अपनी छोटी लोहे की सोटी चलाता है, और खोदने की ध्वनि ही उसकी उपस्थिति प्रकट करती हैं, क्योंकि उसका काला शरीर, जो एक छोटे मैले लंगोट के अतिरिक्त नग्न है, पत्तियों के नीचे और आसपास की गहरी छायाओं में पूर्णतः घुल मिल जाता है। वृद्ध कोठांडा रेड्डी अपने गांव रंगामेट से, जो यहां से लगभग 12 मील दूर है, लंबा रास्ता तय करके यहां आया है ताकि विशाल लिलियों के बीच कहीं कहीं उगने वाले दुर्लभ कुलू जल पौधे के कंद खोद सके, जिन्हें असाधारण और जादुई शक्ति वाला कामोत्तेजक माना जाता है। उसे कुलू जल पौधे की 3 पत्तियों वाली तिपत्ती सी लायक को ध्यान से ढूंढना पड़ता है, जो इतनी छोटी होती है कि अपने विशाल पड़ोसी के बीच लगभग पूरी तरह छिप जाती है, और जब वो एक ढूंढ लेता है तो चलायमान पत्थरों को हटाकर कीचड़ में गहराई तक खोदना पड़ता है ताकि उस छोटे पौधे की पतली कंद जैसी सफ़ेद रणों तक पहुंचा जा सके। इन रणों को जब भली भांति सुखाकर बाद में पीसकर पुरुष वीर्य के साथ मिलाया जाता है और अंत में अमावस्या की रात में, जिसे अमावस्या रात कहा जाता है, मंत्रोच्चार से सिद्ध किया जाता है, तब वे अपनी पूर्ण शक्ति धारण करती हैं। कहा जाता है कि इस चूर्ण की एक चुटकी यदि किसी प्रिय स्त्री के भोजन में मिला दी जाए, या इससे भी बेहतर बिना दूध की कॉफ़ी में देकर, और इसके हल्के तीखे तन को छुपाने के लिए गुड़ या भूरी चीनी भरपूर मात्रा में मिलाकर दी जाए, तो वो स्त्री इतनी उत्तेजित हो जाती है कि सारी लज्जा त्याग कर और साथ ही स्वयं को भी बिना संकोच और बिना शर्म अपने उत्सुक और पहले से तैयार प्रेमी की बाहों में समर्पित कर देती है। ये मिश्रण निश्चय ही कुछ मूल्य रखता है, या कम से कम मूल्य की प्रतिष्ठा रखता है, क्योंकि वृद्ध कोठांडा रेड्डी कई वर्षों से इसे प्रति चुटकी 1 रुपए में बेच रहा था। वो रंगामेट गांव में जन्मे अवैध बच्चों की संख्या पर गुप्त रूप से गर्व करता है, उसके मत में कुलू रणों की प्रभावशीलता के जीवित प्रमाण। अतः कोठांडा रेड्डी अपने काम में झुक जाता है और गहराई से खोदता है, जबकि उसकी लोहे की सौटी की मंद और रुक रुक कर आने वाली ध्वनि लगभग पर पूरी तरह नहीं, तेजी से बहते नाले की कलकल में दब जाती है। और इस प्रकार तल्लीन होकर वो उन दुष्टतापूर्ण क्रूर आंखों को नहीं देख पाता, जो उसके ठीक ऊपर उस पथरीले छोटे नाले के ऊंचे किनारे से उसे घूर रही हैं। जो प्राणी उसे देख रहा है, वो अपनी उपस्थिति प्रकट करने वाली तनिक सी भी ध्वनि नहीं करता। उसकी विशाल छाती और कंठ से किसी प्रकार की गुर्राहट नहीं निकलती, और उसकी आंखें अपने खोजी और निर्दय दृष्टि में एक बार भी नहीं झपकती। सौटी का सिरा अंततः कोमल श्वेत जड़ों को उजागर कर देता है। वृद्ध कोठांडा रेड्डी उसे एक ओर रख देता है और झुककर अपने बनाए गड्ढे में दोनों हाथ डालकर जड़ों को आसपास की कीचड़ से अलग करने लगता है। ऊपर का मौन पर्यवेक्षक, जो उसकी हर हरकत देख रहा था, इस क्रिया को देखता है और जानता है कि मनुष्य सिर आगे और नीचे झुकाए हुए अब उसे देख नहीं सकता। एक लाल जीभ तीव्रता से ऊपरी जबड़े के होठों को चाटती है। फिर वो प्राणी और नीचे झुकता है, उन हत्याओं की श्रृंखला में पहली हत्या करने से पहले, जो उसे उन अनेक गांवों और बस्तियों में ईविल वन का नाम दिलाएगी, जो भाखरा पेट रिजर्व, चामला घाटी और चित्तूर जिले के मामंदूर हाई रेंज वनों की सीमा से लगे हैं, जो अब आंध्र प्रदेश राज्य का भाग हैं। एक क्षण बाद काम हो चुका होता है। कोठांडा रेड्डी ने कभी उस विशाल आकृति को नहीं देखा जो हवा में झपटकर उस पर गिरी। यद्यपि एक क्षण के लिए उसने उसका भयंकर भार और उसके नंगे पीठ और पार्श्वों में धसे पंजों के गहरे घावों की पीड़ा अवश्य महसूस की, पर वो केवल एक क्षण था,
क्योंकि अगले ही पल प्रबल जबड़े विशाल दांतों से सुसज्जित उसकी गर्दन और खोपड़ी के पीछे को चबा देते हैं। इस प्रकार कोठांडा रेड्डी मर गया और उसे उस क्षण का ज्ञान भी ना हुआ जब वो उस दूसरे लोक में पहुंचा जहां कामोत्तेजकों की मांग नहीं और कुलू जड़ों का कोई मूल्य नहीं। रंगा मेट में उस वृद्ध की अनुपस्थिति का ध्यान किए जाने में काफी समय लगा। उसे रहस्यमय जड़ों और जड़ी बूटियों की खोज में जंगलों में भटक जाना या पड़ोसी गांवों में अपने मिश्रण, जादुई चूर्ण, ताबीज और मंत्र बेचने के लिए निकल जाना, जो उसे महान जादूगर या मंत्रमकार के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध कर चुके थे, आदत थी। और जब अंततः उसकी कमी महसूस की गई तो उसके अवशेष कभी नहीं मिले जो उसके अंत को ईविल वन से जोड़ सकें। परंतु कई सप्ताह बाद दो घूमते हुए वन रक्षक जो पहाड़ी की ढलानों पर चढ़कर उस छोटे नाले पर उसकी बर्फ सी ठंडी जलधारा पीने रुके थे, उन्होंने लोहे की सौंटी और उसके पास एक मैला कपड़े का थैला देखा जिसे दीमकों ने आंशिक रूप से खा लिया था। किंतु उन्होंने उन भद्दी दिखने वाली सड़ी गली जड़ों को नहीं खाया था जो अब बाहर बिखर कर धारातल की नम भूमि पर पड़ी थीं। तब उन्हें स्मरण हुआ कि कोठांडा रेड्डी लंबे समय से लापता था, जिससे कुछ लोग कहने लगे थे कि वो रंगा मेट को अचानक सदा के लिए छोड़ गया है। अब पहली बार वन रक्षकों को ज्ञात हुआ कि वो कभी वापस क्यों नहीं आया। ये त्रासदी स्पष्टतः काफी समय पहले घटित हो चुकी थी और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जो उसके हत्यारे की प्रकृति या पहचान बताता। वन रक्षकों ने अपनी खोज की सूचना विधिवत रंगा मेट के पुलिस चौकी में दी, जहां उनके कथन का संक्षिप्त अभिलेख बनाया गया। कम से कम अपने आरंभिक काल में ईविल वन की गतिविधियों का कोई स्पष्ट या समुचित अभिलेख नहीं रखा गया, परंतु रिपोर्टों के अनुसार अगली घटना इस प्रकार घटी। फिर दोपहर थी, लगभग 3 बजे का समय, जब 7 बैलगाड़ियों की पंक्ति जंगल से लौट रही थी उस ऊबड़ खाबड़ वन पथ पर जो रंगा मेट को जंगल में 7 मील दूर स्थित पुली बोनू नामक स्थान के कुएं से जोड़ता है। मार्ग से लगभग 1/4 मील दूर और गांव से चौथे मील स्तंभ के लगभग सामने एक स्थायी जलकुंड है जिसे नरसिम्हा चेरवू कहा जाता है। 7 पुरुषों ने अपनी गाड़ियां चौथे मील स्तंभ के पास रोकी और 2 फरलांग नीचे उतरकर जलकुंड तक गए, रास्ते भर बातें करते हुए, ताकि स्वच्छ गुनगुने भूरे जल में अपने चेहरे, हाथ और पैर धो सकें और फिर मुट्ठी भर जल होंठों तक ले जाकर बिना निगले कुल्ला करके उसे कुंड में उगलकर मुंह साफ कर सकें। अंततः 7 पुरुष जल किनारे के पास एक बबूल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बीड़ी पीने के लिए बैठ गए। बीड़ियां समाप्त होने पर वे उठे और एक पंक्ति में अपनी गाड़ियों की ओर लौट चले। वे गाड़ियों तक सही सलामत पहुंच गए, कम से कम 6 तो पहुंच गए, परंतु 7वें व्यक्ति का कोई पता न था। वो क्या कर रहा था और कहां चला गया। उसके 6 साथियों ने भारतीय ग्रामीण की धैर्यपूर्ण उदासीनता के साथ, क्योंकि समय का कोई विशेष महत्व नहीं, मार्ग के किनारे बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने और कुछ और बीड़ी पीने का निश्चय किया। यूं ही एक ने कहा कि लापता गाड़ीवान पुट्टू रेड्डी पंक्ति में सबसे पीछे चल रहा था। बोलने वाले ने एक क्षण को मुड़कर देखा था और उसने पुट्टू रेड्डी को बीड़ी सुलगाने के लिए रुकते हुए देखा था। वो बहुत अधिक धूम्रपान करता था। समय बीतता गया और लापता व्यक्ति प्रकट न हुआ। सामान्य परिस्थितियों में वे अनिश्चित काल तक उसकी प्रतीक्षा कर सकते थे, परंतु अब यदि वे अधिक देर करते तो अंधेरा हो जाता इससे पहले कि वे जंगल से निकलकर रंगा मेट के आसपास के खेतों में पहुंचते। ये उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने उसे पुकारना शुरू किया, पुट्टू रेड्डी, जल्दी करो आदमी, तुम कहाँ हो? पुट्टू रेड्डी, पुट्टू रेड्डी। पुट्टू रेड्डी प्रकट नहीं हुआ। घबराहट ने उन 6 गाड़ीवानों को जकड़ लिया। अपने लापता साथी को ढूंढने के लिए थोड़ी सी दूरी पर स्थित पानी के कुंड तक वापस जाना भी उनके लिए अकल्पनीय था। शायद किसी दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। संभव है उसे सांप ने डस लिया हो, शायद उसे बाघ उठा ले गया हो, या फिर तेंदुआ या भालू। लेकिन उनमें से अधिकतर ने उसके गायब होने को अलौकिक शक्तियों का काम माना। कुछ ही क्षणों में हर आदमी अपनी गाड़ी पर चढ़ गया और 6 जोड़ी बैल लगातार कोड़े खाते हुए जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज अपने रथों को खड़खड़ाते हुए ले गए। चौथे मील के पत्थर पर 7वीं गाड़ी अकेली रह गई, पुट्टू रेड्डी की, जिसके बैल अपने मालिक की प्रतीक्षा में धैर्य से खड़े थे। वो कभी वापस नहीं आया। रात में ठंड बढ़ गई और ओस भारी पड़ी। गाड़ी से जुड़े 2 बैल अपने मालिक को भूलकर रंगमटे में अपने सूखे आरामदायक अस्तबलों को याद करने लगे। वे पूरी रात चलते रहे और लगभग सुबह 4 बजे गांव पहुंच गए। आसपास कोई बाघ नहीं रहा होगा क्योंकि उन्हें किसी ने परेशान नहीं किया। फिर भी पुट्टू रेड्डी बिल्कुल कोथौंडा रेड्डी की तरह मानो हवा में विलीन हो गया था, बिना कोई निशान छोड़े। अगले 2 महीनों में जब तीसरा और फिर चौथा आदमी भी गायब हो गया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चमाला घाटी किसी दुष्ट सत्ता से ग्रस्त है, जो हर बार अपने आने जाने का कोई प्रमाण नहीं छोड़ती, बस एक मनुष्य को साथ ले जाती है। तीसरा शिकार एक छोटा व्यापारी था
जो 10-12 गधों के काफिले को चने की बोरियों से लादकर रंगमटे से उत्तर पश्चिम में 13 मील दूर एक छोटे से गांव की ओर ले जा रहा था। उसे पुली बोनों के कुएं पर दोपहर का भोजन करते देखा गया था, जो इस रास्ते के 7वें मील के पत्थर के ठीक आगे था। वहां डेरा डाले कुछ बांस काटने वालों में से एक ने उससे पानी खींच कर देने को कहा, क्योंकि उसके पास रस्सी नहीं थी। उस आदमी ने पानी निकाला और व्यापारी ने तृप्त होकर पानी पिया। फिर उसे अपने गधों पर सामान दोबारा लादते और उन्हें हाँकते हुए आगे बढ़ते देखा गया। अगले दिन विपरीत दिशा से आने वाले कुछ यात्रियों ने 10वें मील के पत्थर के पास गधों को बिखरा हुआ मगर आराम से चढ़ते पाया। उनकी पीठ पर चने की बोरियां अब भी थीं, पर उनके मालिक का कोई पता नहीं था। चौथा आदमी स्वयं पुली बोनू में ही गायब हुआ। संयोग से वही बांस काटने वाला था जिसने गधों के मालिक के लिए कुएं से पानी निकाला था। पुली बोनू के पास कूप कहे जाने वाले क्षेत्र में बांस काटने का ठेका लिए कुछ लोग वहां 1 महीने से अधिक समय से डेरा डाले थे। व्यापारी के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद ये बांस काटने वाला अपने साथियों के साथ कुएं के पास दोपहर का भोजन और पानी पीने आया। उसके बाद सब अपने अपने काम पर लौट गए, लेकिन शाम को जब काम समाप्त हुआ वो अपने साथियों द्वारा सड़क किनारे बनाए अस्थायी झोपड़ों में वापस नहीं लौटा और फिर उसे कभी नहीं देखा गया। अन्य बांस काटने वाले तुरंत नहीं घबराए। अगली सुबह वे सब मिलकर उसे खोजने निकले। जहां वो बांस काट रहा था वहां थोड़ी दूरी पर उन्हें उसकी कोई था काटने की बड़ी छुरी मिली। उसके पास ही उसकी पगड़ी का सफ़ेद कपड़ा पड़ा था, जैसे उसने सावधानी से उतार कर रख दिया हो। ऐसा लगता था मानो वो बस पगड़ी उतार कर कहीं चला गया हो। उसके साथियों ने पंखे की तरह फैलकर जंगल, जमीन, पेड़ों की पत्तियों और घास तक को ध्यान से देखा। यदि किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया होता तो रक्त का धब्बा, पंजों के निशान या शरीर घसीटे जाने का चिन्ह अवश्य मिलता, पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पगड़ी उतारी, जमीन पर रखी और फिर हवा में गायब हो गया। पर ऐसा कोई कर नहीं सकता था, इसलिए अन्य बांस काटने वालों के मन में यही निष्कर्ष आया कि फिर से कोई अलौकिक शक्ति सक्रिय हुई है और उसे भी पहले व्यापारी और उससे पहले गाड़ीवान की तरह उठा ले गई है। यहाँ तक कि उनके प्रसिद्ध गांव के जादूगर कोथंडा रेड्डी भी इस दुष्ट शक्ति के सामने असहाय थे, जो अब उनके जंगलों में आ चुकी थी और मानो यहीं रहने वाली थी। जब रंगमपेट के निवासियों में भय फैला तो वो शीघ्र ही आतंक में बदल गया और आसपास के सभी गांवों में फैल गया। पुलिस को सूचना दी गई, वन विभाग को खबर की गई, यहाँ तक कि चित्तूर के कलेक्टर को भी बताया गया। लेकिन रंगमपेट के बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा, पुलिस और अधिकारी उस दुष्ट सत्ता के सामने क्या कर सकते हैं। स्पष्ट था कि उस दुष्ट सत्ता को शांत करना ही उपाय है और उसका एकमात्र तरीका बलि अर्थात रक्त बलि। पुलिस अधिकारी चिंतित हो उठे। यदि बलि की बात उठी तो क्या डरे हुए ग्रामीण मुर्गी या बकरी की बलि से संतुष्ट होंगे, या उन्हें लगेगा कि उच्चतर बलि चाहिए, मानव बलि, शायद किसी बच्चे की। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं। रंगमपेट की छोटी पुलिस चौकी के दफेदार ने नए गांव के जादूगर कृष्णप्पा रेड्डी को चेतावनी दी कि यदि कोई बच्चा गायब हुआ तो उसे बंद करके फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद कुछ ही समय में चंद्रगिरी कस्बे की आदिमा नामक महिला का 9 वर्षीय पुत्र आदिराज लापता हो गया। चंद्रगिरी रंगमपेट से मात्र 6 मील दूर है और वहां हर सोमवार साप्ताहिक बाजार लगता है। लड़का सोमवार को बाजार जाने की बात कहकर निकला और फिर कभी नहीं देखा गया। शुक्रवार को मां ने पुलिस को सूचना दी। सब इंस्पेक्टर तुरंत रंगमपेट पहुंचा और कृष्णप्पा रेड्डी की झोपड़ी की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। उसे हथकड़ी लगाकर चंद्रगिरी ले जाया गया और 1 सप्ताह तक रखा गया, पर कोई गवाह नहीं मिला। अंततः उसे छोड़ दिया गया। जाते समय उसने रहस्यमयी शब्द कहे, लोमड़ी चालाक है, पर क्या वो सियार को मात दे सकती है। आदिराज का भाग्य कभी ज्ञात नहीं हुआ, पर 1 सप्ताह के भीतर 5वां शिकार गायब हो गया। इस बार एक महिला, वेंकटम्मा। वो अपने पति के लिए दोपहर का भोजन लेकर जा रही थी, जो जंगल में मवेशी चरा रहा था। वो भी रास्ते से ही गायब हो गई। बाद में केवल उसका टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन मिला, उसका कोई निशान नहीं। इन्हीं घटनाओं के बीच मैं अपने एक भारतीय मित्र देवा सुंदरम के साथ नागपटला के वन विश्राम गृह में ठहरने आया। हम गंभीर शिकार यात्रा पर नहीं आए थे। मेरे मित्र को काली खांसी हो गई थी और शुष्क जंगल की जलवायु से राहत मिलने की आशा में मैं उसे वहां लाया था। हम सुबह ही निकल पड़े ताकि देव को रात की ठंडी हवा के संपर्क में ना आना पड़े। मॉडल टी कार अपनी खूबियों के बावजूद तेज चलने वाली गाड़ी नहीं थी और लगभग 170 मील की दूरी तय करते हुए हम रात देर से पहले नागपटला नहीं पहुंच पाते। सुबह चलकर
औसतन 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बीच बीच में रेडिएटर में पानी डालने और दोपहर का भोजन करने के लिए रुकते हुए हम शाम 5 बजे से कुछ पहले बंगले पहुंचे। उस समय भी गर्मी साफ महसूस हो रही थी और देव इस बात से बहुत प्रसन्न था कि मैंने इस जगह आने का सुझाव दिया था। लंबी और कुछ असुविधाजनक ऊबड़-खाबड़ यात्रा के बावजूद चित्तूर पार कर निचले इलाके में पहुंचते ही उसकी खांसी कम हो गई थी। फूस की छत वाले बंगले के चौड़े बरामदे में लालटेन की रोशनी में भोजन करते हुए मैं बंगले के रखवाले से बातें करने लगा। वो वन विभाग का एक साधारण सेवक और मेरा पुराना परिचित था और मैंने उससे जंगल की ताज़ा खबरें पूछीं। वो उत्साह से भरा हुआ था और तेज आवाज में बताने लगा कि किस प्रकार पिछले कुछ महीनों में जंगल में आए उस दुष्ट सत्ता ने 5 लोगों को गायब कर दिया था। अफवाहों, अपने अनुमान और बचपन से सुनी अंधविश्वासों तथा जादू टोने की कहानियों को मिलाकर उसने एक रोचक और रोमांचक कथा सुनाई कि किस प्रकार हर शिकार गायब हुआ। हम दोनों मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तभी रोमांच को और गहरा करते हुए एक तेंदुए ने पास के जंगल में अपनी आरी जैसी आवाज निकाली, जब वो हमारे बैठने की जगह से आधा मील दूर बहती कल्याणी नदी की ओर जा रहा था। उसकी आवाज मानो कोई लकड़ी चीर रहा हो, पर कहीं अधिक गहरी और तेज। उसकी पुकार से हम उसके कदमों की दिशा का अनुमान लगाते रहे, बांस के झुरमुट से झाड़ी तक, फिर घास के बीच से नदी किनारे की सरकंडों की पट्टी तक, जहां जल अंधेरे जंगल के रहस्यमय मार्गों से बहता हुआ आगे बढ़ता है। उस रात हमने बंगले के भीतर सोने की कोशिश की, पर भीतर घुटन भरी गर्मी थी। ऊपर छत की घास में दौड़ते चूहे लगातार ची ची कर रहे थे। अचानक एक चूहा भय और पीड़ा से चीखा और फिर शांत हो गया। हम दोनों जाग रहे थे। देव ने पूछा कि वो क्यों चिल्लाया। मुझे कारण स्पष्ट लगा, कोई सांप उसे पकड़कर निगल रहा होगा। ये सुनकर देव तुरंत उठ बैठा और बोला कि खाटे बरामदे में खींच ले चलें। मुझे भी ये ठीक लगा। बरामदा ठंडा था और वहां चूहे या सांप नहीं आते। उसके बाद हम सो गए। देव की खांसी अब काफी कम हो चुकी थी। अगली सुबह जंगल मुर्गे की पुकार ने मुझे जगाया। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की किरणों ने दूर पहाड़ियों को गुलाबी, लाल और नीले रंगों से रंग दिया। जंगल नए दिन के जीवन से भर उठा। मोर पुकार रहे थे, चीतल चेतावनी स्वर में चिल्ला रहे थे। शायद वही तेंदुआ लौट रहा था। मैंने अपने प्राइमर स्टोव पर बेकन तला और हम दोनों ने बैंगलोर से लाई चपातियों के साथ खाया। देव ने वादा निभाते हुए विशेष कॉफी बनाई। वो सचमुच स्वादिष्ट थी। कुछ देर बाद हम जंगल में टहलने निकले और उस पीपल वृक्ष तक पहुंचे जहां वेंकटम्मा रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी। मैंने जमीन और नाले की रेतीली सतह पर रात में गुजरे जानवरों के निशान देखे। कल्याणी नदी के किनारे हमें बड़े नर तेंदुए के पदचिन्ह मिले। आगे एक मादा भालू और उसके 2 शावकों के निशान दिखाई दिए। सांभर, चीतल और जंगली सुअर के पदचिन्ह भी थे। लेकिन जो मैं विशेष रूप से ढूंढ रहा था, बाघ के पदचिन्ह, वे कहीं नहीं मिले। हम रंगमपेट गांव गए और वहां के लोगों से इस रहस्य के बारे में बात की। एक वृद्ध ने दृढ़ विश्वास से कहा कि ये किसी दुष्ट आत्मा का काम है जो मनुष्य को बिना निशान छोड़े उठा ले जाती है। मैंने तर्क दिया कि ये कोई नरभक्षी बाघ या तेंदुआ होगा, पर वो नहीं माना। गांव से लौटते समय उसके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो कोई पदचिन्ह न छोड़े, रक्त का निशान ना हो और दोपहर के समय हमला करे। फिर भी मुझे विश्वास था कि कोई अलौकिक शक्ति नहीं, इस रहस्य का कोई वास्तविक कारण अवश्य है। हम बंगले लौटे और साधारण भोजन किया। देव ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा ये बाघ या तेंदुआ ही होगा, हालांकि असाधारण प्रकार का। इस रहस्य ने मुझे आकर्षित कर लिया था। मैंने देव से पूछा कि क्या वो कुछ दिन और रुक सकता है। वो तुरंत तैयार हो गया। हमने घर पत्र लिखकर अपना ठहराव बढ़ा दिया। दोपहर 3 बजे हम फिर जंगल में निकले, बाघ के किसी प्रमाण की खोज में, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। नरसिम्हा चिरुवु नामक जलकुंड के कीचड़ भरे किनारे पर भी हमें बाघ के कोई पदचिन्ह नहीं मिले। हाँ, हाल ही में एक तेंदुआ पानी पीने आया था और अलग अलग प्रकार के कई हिरणों के निशान भी दिखाई दिए। सड़क से लौटने के बजाय हम कल्याणी नदी के किनारे किनारे वापस आए। यहाँ कई स्थानों पर हमें एक दूसरे तेंदुए के पदचिन्ह मिले। वो बड़ा जानवर था और निश्चित ही वो वही तेंदुआ नहीं था जिसके निशान हमें नरसिम्हा चिरुवु पर मिले थे। संभव है पिछली रात आवाज वही निकाल रहा हो। अब हम लगभग निश्चित थे उस समय जंगल के उस हिस्से में कोई बाघ स्थायी रूप से मौजूद नहीं था, पर तेंदुए अवश्य थे, कम से कम 2, शायद अधिक। क्या उनमें से कोई नरभक्षी था? यदि ऐसा होता तो 5 गायब लोगों में से कम किसी एक घटना में हमले का कुछ प्रमाण अवश्य मिलता।
नरभक्षी तेंदुआ भले ही घातक हो, पर उसमें बाघ जितनी शक्ति नहीं होती कि वो मनुष्य को बिना निशान छोड़े उठा ले जाए। वो प्रायः शिकार को घसीटकर झाड़ियों में ले जाता है या वहीं खाना शुरू करता है। दोनों ही स्थितियों में स्पष्ट चिन्ह मिलते। ये रहस्य हमें और अधिक उलझाने लगा। अगली सुबह हम पुलीबोनू तक 7 मील पैदल गए और बांस काटने वालों के शिविर में पूछताछ की। किसी के पास तार्किक उत्तर नहीं था। सबका विश्वास था कि कोई दुष्ट आत्मा ही इसके पीछे है। हमने कल्याणी नदी के किनारे पशु पगडंडियों और पुलीबोनू से निकलने वाले दोनों रास्तों की जांच की। एक मार्ग उत्तर पश्चिम की ओर जाता था, उसी रास्ते पर व्यापारी अपने गधे से अलग हुआ था। दूसरा मार्ग उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर गंडाल पेंटा के पथरीले जलकुंड से होते हुए उम्बल मेरू तक जाता था। वहीं कहीं पहला शिकार कोथंडा रेड्डी गायब हुआ था। इन दोनों मार्गों और मुख्य पथ को मिलाकर अंग्रेजी अक्षर वाई का आकार बनता था। पुलीबोनू से उम्बल मेरू की ओर जाते हुए हमें पहली बार बाघ के पद चिन्ह मिले, कुछ दिन पुराने पर स्पष्ट। इससे सिद्ध हुआ कि क्षेत्र में कम से कम एक बाघ अवश्य था। साथ ही तेंदुओं और एक अत्यंत बड़े लकड़बग्घे के भी निशान मिले। देव ने पूछा कि क्या लकड़बग्घा जिम्मेदार हो सकता है। मैंने इस संभावना को तुरंत नकार दिया। मेरे अनुभव में लकड़बग्घे मनुष्यों से दूर रहने वाले और अत्यंत डरपोक होते हैं। उस शाम हम 18 मील से अधिक चलकर नागपटला बंगले लौटे, थके और अत्यंत भूखे। हम गहरी नींद सोए। 3 दिन बाद बांस काटने वालों ने पहला ठोस संकेत दिया। पुलीबोनू के पास नए क्षेत्र में काम करते समय एक मजदूर ने ऊपर चट्टान पर बैठे एक बाघ का सिर और चेहरा देखा, सीधे उसे घूरता हुआ। वो भयभीत होकर भागा। मजदूरों ने जंगल में रात बिताने से इनकार कर दिया। वे हर शाम रंगम पेट लौटना चाहते थे। ठेकेदार ने विरोध किया पर अंततः मान गया। उस शाम वो सब नागपटला से गुजरते हुए हमें मिले और घटना बताई। हम उत्साहित थे। रहस्य का समाधान सामने था। दुष्ट सत्ता कोई आत्मा नहीं बल्कि रक्त मांस का बाघ था। अगले ही दिन बाघ ने हमला करने का प्रयास किया। दोपहर के विश्राम के बाद काम पर लौटे एक मजदूर ने बांस की पत्तियों में हलचल और चमकती आंखें देखीं। जैसे ही बाघ झपटा, वो मुड़ा और अपनी कोयथा उठाकर खड़ा हो गया। बाघ ने छलांग रोक ली और दहाड़ते हुए वापस बांसों में गायब हो गया। मजदूर चिल्लाता हुआ भागा, अय्यो अय्यो, पिल्ली पिल्ली, बचाओ बाघ, और सब काम छोड़कर भाग निकले। शाम को जब हम लौटते मजदूरों से मिले, उन्होंने हमें घटना बताई। मैंने उस आदमी को वापस स्थान दिखाने के लिए साथ चलने को कहा। बहुत अनिच्छा के बाद वो तैयार हुआ। हम तेजी से चलते हुए उम्बल मेरू पहुंचे। स्थान की जांच करने पर धुंधलके में भी हमें बाघ के स्पष्ट पद चिन्ह दिखाई दिए। इतने प्रमाण की अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। गिरे हुए सड़ते बांस की पतली परत पर उसके चलने के हल्के निशान दिख रहे थे, पर वे निशान निस्संदेह बाघ के ही थे। जमीन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद मैं खड़ा हुआ, संतुष्ट और प्रसन्न। रहस्य सचमुच सुलझ गया था। वो दुष्ट सत्ता जिसने हमें इतने समय तक उलझाए रखा कोई अलौकिक या रहस्यमयी चीज नहीं थी। वो बस एक बाघ था, पर असाधारण रूप से संकोची, चतुर और पकड़ से बाहर रहने वाला बाघ, और साथ ही कायर भी। हमारे पास कोई चारा नहीं था, न ही किसी जगह बैठकर इंतजार करने का साधन। चारों ओर पानी प्रचुर मात्रा में था। बंगले लौटना मतलब अंधेरे में 12 मील पैदल चलना और टॉर्च की बैटरियां खत्म करना। तो क्यों ना रात जंगल में ही बिताई जाए, सिर्फ अनुभव के लिए। हो सकता है कुछ सुनाई दे, कुछ दिखाई दे, या कुछ भी ना हो। कम से कम ये नागपटला के चूहों और सांपों से भरे विश्राम गृह में रात बिताने से बेहतर होता। मैंने प्रस्ताव रखा। देव उत्साहित हो गया। हमारे साथ आया आदमी स्तब्ध रह गया, पर वो कर भी क्या सकता था। अकेले लौटने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। अब प्रश्न ये था, बैठें कहाँ? उम्बल मेरू का जलकुंड ही ठीक स्थान हो सकता था। आशा थी वहां कोई उपयुक्त जगह मिल जाएगी। जिस जंगल में हम थे वो बहुत घना था और बांस बहुत पास पास उगे थे। रात होते ही हम पूरी तरह ढक जाते। जब तक हम जलकुंड तक पहुंचे, अंधेरा गहराने लगा था। जमीन पर छिपने की जगह बनाना तो दूर, पेड़ पर मचान बनाना भी संभव नहीं था। पर थोड़ी दूरी पर एक बड़ा पुराना बरगद था। बरगद वो वृक्ष है जिसकी शाखाओं से जड़ें नीचे लटकती हैं। वे जमीन तक पहुंचकर जड़ पकड़ लेती हैं और नए तनों का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार बरगद फैलता जाता है और अनेक तनों से बना एक विशाल वृक्ष बन जाता है। भारत का सबसे विशाल बरगद कलकत्ता के बोटैनिकल गार्डन में है। वो एक प्रसिद्ध स्थल चिन्ह है।
ऐसा ही एक विशाल बरगद बेंगलोर से लगभग 42 मील दूर थाली नामक गांव के पास भी है। उसके नीचे बना पत्थर का मंदिर लटकती जड़ों से लगभग ढक चुका है, केवल प्रवेश द्वार खुला है। कहते हैं उस गुफा के पीछे एक काला नाग रहता है जिसे पुजारी दूध और अंडे खिलाता है। पर वापस उम्बल मेरू की ओर लौटें। जलकुंड के पास भी एक बरगद था, इतना विशाल नहीं, पर उसके कई जड़ तने मुख्य तने के आसपास उगाए थे। उनमें से 2 तनों के बीच लगभग 4 फुट का अंतर था। हमने उन्हीं 2 तनों के बीच जमीन पर बैठने का स्थान चुना। मैंने अपनी राइफल संभाली और जंगल की ओर मुंह किया। देव मेरी पीठ से पीठ लगाकर जलकुंड की ओर बैठा। उसकी गोद में मेरी 12 बोर की बंदूक थी, एक नली में घातक बॉल और दूसरी में LG कारतूस। बांस काटने वाला आदमी देव के दाहिने बैठा था। हमारे पास टॉर्च थी। मेरी टॉर्च राइफल से जुड़ सकती थी, पर देव के पास ऐसा प्रबंध नहीं था, इसलिए लकड़हारा उसके लिए टॉर्च पकड़े बैठा था। बरगद के जड़ तनों को छोड़ दें तो हम पूरी तरह खुले और दिखाई देने योग्य थे। देव के सामने जलकुंड था। यदि बाघ पास के किनारे से न आता तो हमें उसकी आहट मिलती। मेरे सामने घना अंधेरा जंगल था। हमें पूरी तरह अपनी सुनने की क्षमता पर निर्भर रहना था। यदि बाघ आया तो हमें तुरंत देख लेता। आगे क्या होता यह पूरी तरह उसके साहस पर निर्भर था। कुछ ही देर में गहरा अंधेरा छा गया। दूर कहीं सींगदार उल्लू की आवाज गूंजी, हू हू। अचानक जलकुंड में मेंढकों का शोर गूंज उठा। छोटे जल मेंढकों की छलांगों से पानी पर स्किच स्किच की ध्वनि हुई। यदि वो सब एक साथ पानी के बीच भागते तो वो किसी बड़े जीव के आने का संकेत होता। उम्बल मीरू का जलकुंड बड़ा नहीं था, लगभग 60 बाय 30 फुट का। एक और चट्टाने, बाकी तीनों और जंगल। अचानक एक पक्षी चिल्लाया, डिड यू डू इट? क्विक क्विक। कोई चीज उसे डरा गई थी। कुछ देर बाद पत्तों में हल्की सरसराहट हुई, शायद नेवला या कोई छोटा जीव। फिर वो भी अचानक शांत हो गया। तभी मैंने जलकुंड की हल्की रोशनी के सामने एक काली छाया को हमारी ओर बढ़ते देखा। मैंने राइफल संभाली और टॉर्च जलाई। रोशनी में एक भयावह सिर उभरा, नीली हरी आंखें चमकती हुईं। पर वो बाघ नहीं था, वो एक विशाल लकड़बग्घा था। वो हमें देखकर चौंका, गुर्राया और फिर अजीब हंसी जैसी आवाजें निकालता हुआ झाड़ियों में घूमने लगा। वो हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा था, मानो पूछ रहा हो, यहां क्या चल रहा है। हमने उसे भगाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी जलकुंड के पार से बाघ की गहरी दहाड़ गूंजी, आ ऊम आ ऊम। लकड़बग्घा तुरंत ठिठक गया, फिर अगले ही क्षण भाग खड़ा हुआ। जंगल में भयावह सन्नाटा छा गया। अब बाघ पास था, पर कहां? सामने, पीछे, दाएं, बाएं। हम स्थिर बैठे रहे, प्रतीक्षा करते हुए। मिनट धीरे धीरे बीतते गए और 1 घंटा गुजर गया। दूर लकड़ी के झिंगरों की आवाज और पास में मेंढकों की टर्राहट के अलावा कोई ध्वनि नहीं थी। मुझे लकड़बग्घे की वापसी की इच्छा होने लगी। उसका शोर भले ही हास्यास्पद था, पर वो कुछ ठोस था। ये सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। हम अधीर होने लगे। आधी रात आई और निकल गई। फिर ठंड बढ़ने लगी। सूखे पत्तों और झाड़ियों में हल्की सरसराहट सुनाई दी। शायद चूहे या छोटे जीव पानी पीने आए थे। ऊपर से एक छाया गुजरी। भारी पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। फिर सन्नाटा। हूं हूं। सींगदार उल्लू अब हमारा साथी था। कुछ देर बाद एक खरगोश उसकी पकड़ में आया। उसकी दयनीय चीख, फिर चोंच की चोट और फिर मौन। घंटे बीतते गए और ठंड बढ़ती गई। आसमान साफ था, ओस गिरने लगी। लकड़हारा कांपने लगा, उसके दांत किटकिटाने लगे। मेरी राइफल की नली बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। धीरे धीरे जंगल भी शांत हो गया। सुबह से पहले का वो समय था जब रात के जीव भी विश्राम करते प्रतीत होते थे। 3 बजे के बाद तेज हवा चली। 4 बजे के बाद एक अकेले जंगली मुर्गे की बांग सुनाई दी। हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने को थी। बाघ नहीं आया। भोर की झूठी रोशनी फैली। पहाड़ियों की चोटियां हल्के गुलाबी रंग में चमकने लगीं। घाटी अभी भी अंधकार में थी। अचानक लंगूर की गूंजती पुकार, भुम्प
भूंप। जंगल जाग उठा। कुछ देर बाद हम उठे, अंगड़ाई ली और नागपटला बंगले की ओर 12 मील की वापसी यात्रा शुरू की। हम में से कोई बात करने के मूड में नहीं था। बंगले के पास बांस काटने वाले हमें मिले। क्या हुआ? बाघ आया? हमला किया? मैंने चिढ़कर कहा, भाड़ में जाए बाघ। फिर पूरी घटना उन्हें सुनाई। हमने चाय बनाई और तुरंत सो गए। शाम को उठकर हमने बाघ से निपटने की योजना बनाई। तथ्यों को जोड़ने पर स्पष्ट हुआ ये सामान्य नरभक्षी नहीं था। सभी हमले दोपहर में हुए। घटनाएं एक सीमित क्षेत्र में हुईं। कोई शव कभी नहीं मिला। जानवर असामान्य रूप से डरपोक था। उसके पदचिन्ह कहीं नहीं मिले। आसपास मवेशियों के मारे जाने की खबर नहीं थी। अंततः हमने जलकुंड के पास जीवित चारा बांधने का निर्णय लिया। उस रात हम रंगमेट गांव गए। हमने 2 बैल खरीदे, एक भूरा, एक धूसर। सफ़ेद या काले जानवरों से हमने जानबूझकर परहेज किया। अगली सुबह हमने एक बैल उम्बल मेरू के बड़गद के पास बांधा और दूसरा पुलीबूनू जाने वाले मार्ग पर। अगले दिन दोनों जीवित मिले। उसके बाद हम तिरुपति गए। ये हिंदू तीर्थ स्थल है जहां भक्त गोविंदा का नाम जपते हुए आते हैं। महिलाएं यहां सिर मुंडवाती हैं। स्टेशन के विश्राम कक्ष में चाय पीते समय प्रबंधक से बातचीत हुई। उसने कहा, क्या ये वही बाघिन हो सकती है जो कुछ महीने पहले एक सर्कस से भाग गई थी? हम चौंक गए। जांच करने पर पता चला एक सर्कस की बाघिन पिंजरे से भाग गई थी। वो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थी। उसे रोज दोपहर में भोजन दिया जाता था। तभी रहस्य सुलझ गया। नरभक्षी कोई जंगली बाघ नहीं, वो सर्कस से भागी हुई बाघिन थी। वो दोपहर में शिकार करती थी क्योंकि वही उसका भोजन का समय था। वो मनुष्यों से डरती थी पर अचानक हमला करती थी। वो सही ढंग से शिकार नहीं जानती थी। वो अपने शिकार को दूर ले जाकर खाती थी और संभवतः किसी गुफा में छिप कर रहती थी। वो एक ही स्थान को अपना स्थायी निवास बना चुकी थी, बजाय इसके कि सामान्य बाघों की तरह जंगल के अलग अलग हिस्सों में भटकती। जितना अधिक मैं इस पर विचार करता गया, उतना ही मुझे विश्वास होने लगा कि मेरा अनुमान सही है। उसका ठिकाना निसंदेह उम्बल मेरू के आसपास ही कहीं था, संभवतः चट्टानों की तलहटी में कोई गुफा या पथरीला खोखल। आखिर तिरुपति से उम्बल मेरू की पहाड़ियों तक सीधी दूरी 20 मील से अधिक नहीं हो सकती थी, और बाघ के लिए ये कोई बड़ी दूरी नहीं। मैंने उस समय अपने विचार देव से साझा नहीं किए, बल्कि स्टेशन के प्रबंधक से और प्रश्न करता रहा। पर जल्द ही स्पष्ट हो गया कि वो जितना जानता था सब बता चुका है। उसने केवल इतना और बताया कि सर्कस तिरुपति से रेनीगुंटा, फिर पुत्तूर और उसके बाद अरकोनम चला गया था। एक और महत्वपूर्ण बात उसने याद करके बताई कि उस बाघिन का नाम रानी था। उस शाम जब हम तिरुपति से नागपटला लौटे, मुझे लगा कि ये यात्रा अत्यंत सार्थक रही। अगली सुबह हम फिर उम्बल मेरू पहुंचे। चारे सुरक्षित थे। लौटकर हमने रंगामेट गांव से रामैया नामक व्यक्ति को साथ लेने का निर्णय लिया। रामैया एक असाधारण व्यक्ति था। वर्षों पहले वो मुझे अपने अनोखे ज्ञान के कारण याद रह गया था। वो जड़ी बूटियों के गुण जानता था, विषैले सांपों के उपचार का दावा करता था और जंगल के हर कोने से परिचित था। मैंने उसके अनुरोध पर घाटी के किनारे की जमीन खरीदकर उसे खेती के लिए दे दी थी, और तब से वो हर शिकार यात्रा में मेरी सहायता करता रहा था। उस रात मैंने उसे भागी हुई बाघिन की कहानी सुनाई और पूछा, क्या उम्बल मेरू के पास कोई गुफाएं हैं? रामैया ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ साहब, लगभग 5 गुफाएं हैं। 4 ऐसी हैं जहां बाघ आसानी से रह सकता है। ये सुनकर मैं प्रसन्न हो उठा। हमने तय किया कि अगली सुबह उन गुफाओं की जांच करेंगे। भोर होते ही हम पुलीबोनू पहुंचे और वहां से पैदल उम्बल मेरू की ओर चल पड़े। रामैया अपने कोई था, मुड़ी हुई लंबी छुरी से रास्ता साफ करता हुआ आगे चल रहा था। जंगल का भूभाग धीरे धीरे ऊंचा होता गया। झाड़ियां घनी होती गईं और चट्टानें बड़ी होती चली गईं। आधे घंटे बाद उसने फुसफुसाकर कहा, हम पहली गुफा के पास हैं। चट्टानों की ढेर के बीच एक छोटा सा प्रवेश द्वार दिखाई दिया, इतना बड़ा कि बाघ आसानी से उसमें ठहर सके। हम सावधानी से आगे बढ़े और पत्थर अंदर फेंके। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंततः जांच करने पर पता चला कि वो गुफा खाली थी, केवल साही के पदचिन्ह दिखाई दिए।
ऊपर पहाड़ी पर दूसरी गुफा थी, पर वहां एक लंगूर बैठा था। ये प्रमाण था कि वहां बाघ नहीं रहता। हम नीचे लौटे और पूर्व दिशा की गुफाओं की ओर बढ़े। पहली गुफा तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगे। वो साधारण गुफा नहीं, बल्कि भूस्खलन से बनी एक बड़ी दरार जैसी थी। वह चट्टान के आधार से लगभग 10 फुट की दूरी पर पड़ा था। जो बड़ा पत्थर गिरा था उसकी ऊंचाई 20 फुट या उससे अधिक प्रतीत होती थी, और उसके तथा कगार के बीच जो लगभग 10 फुट का स्थान था उसे ही रामैया गुफा कह रहा था। ऊपर से खुला होने के कारण जहां वर्षा और सूर्य का प्रकाश भीतर आता था, वह स्थान लैंटाना और लंबी घास से घना ढका हुआ था। यद्यपि स्थायी रूप से छिपने के लिए ये एक उत्कृष्ट स्थान था, पर लंबे समय तक रहने के लिए बाघ के लिए ये उपयुक्त नहीं लगता था। एक तो ये अत्यधिक झाड़ियों से भरा हुआ था। बाघ ऐसा घर नहीं चुनता जहां स्वयं उसे ही अचानक पकड़ा जा सके। मैंने अपने साथियों से कहा कि वे उसी प्रकार पत्थर भीतर फेंकते रहें, जबकि मैं राइफल लेकर उनकी रक्षा में खड़ा रहूं। अपेक्षा के अनुसार कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद हम और निकट गए। भूमि बहुत पथरीली और कठोर थी, इसलिए कोई पदचिन्ह दिखाई नहीं दिए, पर देव और रामैया द्वारा भीतर लगातार पत्थर बरसाने से ये स्पष्ट हो गया कि बाघ वहां नहीं था। हम कगार के साथ दक्षिण की ओर बढ़े और लगभग 15 मिनट में अगली गुफा तक पहुंचे। वह किसी भूमिगत मार्ग का निकास प्रतीत होता था, जो चट्टान के भीतर जाता था। उसका द्वार छोटा था, अधिक से अधिक 2 फुट चौड़ा। फिर वही पत्थर फेंकने की प्रक्रिया हुई, और तीसरी बार भी परिणाम शून्य रहा। भूमि फिर इतनी सूखी और कठोर थी कि पदचिन्ह ना मिल सके, इसलिए हम मार्ग के मुहाने तक गए और आसपास उगी घास में आग लगा दी। यदि पत्थरों से कुछ ना भी होता तो आग का दृश्य और धुएं की गंध बाघ को तुरंत बाहर निकाल देती। फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगले 10 मिनट हमने सावधानी से आग के हर चिन्ह को बुझाने में बिताए। हम भली भांति जानते थे कि एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर वनाग्नि भड़का सकती है, जो कई दिनों तक जलकर हजारों एकड़ जंगल नष्ट कर दे। ये कहना कि हम निराश थे बहुत कम होगा। हम अत्यंत हताश थे। फिर भी एक गुफा शेष थी, सबसे बड़ी, जिसे रामैया ने मदापेंटा कहा था। उसने बताया कि वह 1 मील से अधिक दूरी पर है। सफलता की आशा कम होते हुए भी हम वहां के लिए चल पड़े। गुफा तक पहुंचने से पहले हम एक छोटे जंगल तालाब पर पहुंचे, जिससे गुफा का नाम पड़ा था, और यहीं हमारी आशाएं फिर जाग उठीं। तालाब के किनारे की कीचड़ में कई पदचिन्ह स्पष्ट अंकित थे, और वे एक बाघिन के थे। स्पष्ट था कि यही उसका मुख्य जलस्रोत था। गुफा दृष्टि में आने से पहले हमें कम से कम 200 गज अत्यंत सावधानी और निःशब्द आगे बढ़ना पड़ा। गुफा का द्वार बड़ा था, 5 फुट से अधिक चौड़ा और लगभग उतना ही ऊंचा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके सामने घास और झाड़ियां नहीं थीं, जिससे भीतर छिपी बाघिन को आने वाले शत्रु स्पष्ट दिखाई दे सकते थे। ये व्यवस्था कितनी उत्तम थी, ये अगले ही क्षण स्पष्ट हो गया। देव या रामैया पहला पत्थर फेंक पाते, उससे पहले ही भीतर के अंधकार से गगनभेदी गर्जना हुई, और अगले ही पल बाघिन बाहर छलांग लगाकर आ गई। तेज धूप ने कुछ क्षण के लिए उसे अंधा सा कर दिया, फिर उसकी आंखें अभ्यस्त हुईं और उसने हमें देख लिया। वह क्षण भर ठिठकी, फिर उसके स्वभाव में निहित कायरता उस पर हावी हो गई और वह दाईं ओर मुड़कर भागने लगी। उसी क्षण मैंने आवेग में आकर ऊंची और तीखी आवाज में पुकारा, रानी, रानी। बाघिन रुक गई। वह मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर उग्रता थी, पर साथ ही एक विचित्र भाव, आश्चर्य, पहचान और आंशिक समर्पण का। पर हमारी उपस्थिति उसके लिए एक पहेली ही बनी रही, क्योंकि कोई जोखिम न लेते हुए मैंने उसकी छाती में गोली दाग दी और गिरते ही उसके मस्तिष्क में दूसरी गोली उतार दी। वह एक युवा बाघिन थी, पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी और स्पष्ट रूप से दुबली और कुपोषित थी। रानी नरभक्षी कैसे बनी? उत्तर स्पष्ट था। वर्षों की कैद ने उसे जंगली शिकार का पीछा करने और मारने की कला से वंचित कर दिया था। दूसरी ओर वह केवल मनुष्य के रूप और आदतों से परिचित थी, यद्यपि अंत तक उसने मनुष्य के प्रति अपनी स्वाभाविक भय भावना कभी नहीं खोई। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए उसने वही किया जो संभव था। वह मनुष्यों पर अचानक आक्रमण कर उन्हें मारती, फिर शव को दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर खाती। इस कथा को समाप्त करने से पहले मैं एक सावधानी की बात कहना चाहूँगा, जो भारत, अफ्रीका और उन देशों के लोगों पर लागू होती है जहां जंगली जानवरों को शावक अवस्था में पकड़कर पालतू बनाया जाता है। मैं एक महिला को जानता हूं जिसने एक चीते के शावक को पाला, जब तक वह इतना बड़ा और खतरनाक ना हो गया कि उसे रखना संभव ना रहा। वह उससे अत्यधिक स्नेह करती थी और वह भी उससे उतना ही लगाव रखता था। वह उसे चिड़ियाघर या सर्कस को देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वहां उसके साथ दुर्व्यवहार होगा।
उसे गोली मारना भी उसके लिए असंभव था, अतः वह कार से एक बड़े जंगल में ले गई और मुक्त कर दिया। बाद में उसने आंसू भरी आंखों से मुझे बताया कि जब कार वहां से चली तो वो चीता उसके पीछे पीछे भागता रहा, मानो वापस उसके पास आना चाहता हो। मैं सोचता हूं क्या उस सद्भावना से प्रेरित परंतु भटकी हुई महिला ने वास्तव में समझा कि वो क्या कर रही थी। उसने एक अत्यंत खतरनाक पशु को मुक्त कर दिया था, जिसे उसने उबला मांस, चावल, रोटी, पुडिंग, दलिया और न जाने क्या क्या खिलाकर पाला था, यहां तक कि मिठाइयां और आइसक्रीम जैसी चीजें भी। वो बेचारा जीव अपने प्राकृतिक शिकार को पकड़ने और मारने के योग्य नहीं रह गया था। उसके साथ केवल 3 ही बातें हो सकती थीं, और तीनों ही दुखद। वो पहले मनुष्य के पास मैत्री भाव से जाता और मार दिया जाता, या वो भूख से मर जाता, यद्यपि ये कम संभव था क्योंकि भूख से विवश होकर वो अंततः कुछ न कुछ मार ही देता। और तीसरी, सबसे भयावह संभावना, वो नरभक्षी बन जाता। उसने अपने पालतू को मुक्त करने के 1 सप्ताह से भी कम समय बाद मुझे ये बात बताई। मैंने उसे सलाह दी कि अगले 1 महीने तक समाचार पत्रों पर ध्यान रखे। मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में हमने एक छोटी सी खबर पढ़ी। एक अत्यंत कृशकाय चीता एक गांव में भटक आया था और एक घास फूस की झोपड़ी में जाकर सो गया था। फिर दुखद अंत आया। गांव वालों ने झोपड़ी का द्वार बंद कर दिया, छप्पर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी, और वो बेचारा जीव जलकर मर गया। उस महिला का हृदय अपने पालतू की भयानक मृत्यु से टूट गया। पर मैं सोचता हूं, यदि उसने इसके स्थान पर यह पढ़ा होता कि वो नरभक्षी बन गया है, तो वो क्या महसूस करती? उस मूर्खतापूर्ण निर्णय का परिणाम, जिसने उसे ऐसे समय मुक्त किया जब वो स्वयं अपना जीवन भी नहीं बचा सकता था। घने जंगल की खामोशी में एक और कहानी समाप्त हुई। एक ऐसी बाघिन की कहानी जो जन्म से नहीं, परिस्थितियों से नरभक्षी बनी। ये कथा हमें याद दिलाती है, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा भयावह हो सकता है। जंगल दया नहीं, संतुलन पर चलता है, और जब ये संतुलन टूटता है तो त्रासदी जन्म लेती है। आप सुन रहे थे एक सच्ची घटना पर आधारित रोमांचक वृत्तांत, लिया गया पुस्तक 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग से। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार रहें जंगल की अगली रहस्यमयी कहानी के लिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई दास्तान के साथ। तब तक सतर्क रहें और प्रकृति का सम्मान करें।